हेलो स्टूडेंट्स। जैव और रासायनिक चक्रों की कड़ी में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट टाइम में जलीय चक्र हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो जल है वो ऑक्सीजन की तरह ही हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लगभग 70 से 80% जो हमारे शरीर में जो कुल भार है वो किसका बना होता है? जल का ही बना होता है। तो जल जो है सृष्टि की रचना में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सृष्टि के अन्य चार कारकों भूमि, अग्नि, वायु, आकाश आदि के सहयोग से प्रकृति का निर्माण करता है। जल से जीवन की कहानी प्रारंभ होती है और जल के बिना जीवन का संभव माना जाता है। इसलिए कहता है ना, जल ही जीवन है। ये स्लोगन जो हम बार बार पढ़ते हैं, जल ही जीवन है, जल को बचाइए। क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर है, ये हमारी जो प्रकृति है, जो हमारा ये प्राकृतिक वातावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें सब बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो किसका है? जल का है। जल की उपलब्धता के कारण ही इस ब्रह्मांड में जीवन संभव है, और जीवन संभव होने के कारण इस हमारी पृथ्वी को इस पूरे ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों की अपेक्षा एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो इनसे आप समझ सकते हो कि जल का जो योगदान है वो कितना महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न मूल्यवान संसाधनों का विकास भी जल संसाधन पर निर्भर करता है। इतिहास की दृष्टि से विश्व की विभिन्न प्रकार की जो सभ्यताएं थी, संस्कृतियां जो विकसित हुई थी, जितनी पुरानी सभ्यताओं संस्कृतियों का जो विकास हुआ था, वो सारा का सारा विकास नदी घाटियों के किनारों पर हुआ था। नदी घाटियों के किनारों पर विकास होने का जो सबसे बड़ा कारण था, वो कारण था जल की उपलब्धता। जल यातायात के लिए, पीने के लिए, पेयजल के रूप में, कृषि के लिए, सभी के लिए जल बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है। पृथ्वी पर जल समुद्रों, महाद्वीपों तथा वायुमंडल में सभी स्थानों पर पाया जाता है। आप राय पोपकिन महोदय के अनुसार पृथ्वी पर विद्यमान कुल जल, यानी पृथ्वी के ऊपर कुल जल की मात्रा कितनी है? 70.87% है। उसका 97.2% जल समुद्रों में और 2.8% जल स्थल पर पाया जाता है। आपको एक ऊपर चार्ट दिखाई दे रहा है। इस चार्ट में आप देखिए, हमारे इस धरातल के ऊपर कुल जल की जो उपलब्धता है उसको यदि 100% माना जाए, 100% माना जाए, यानी हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो संपूर्ण जल है उसको यदि हम 100% माने, तो उस 100% में से 97% जल तो कैसा है? लवणीय जल है, सेलाइन वाटर है, खारा पानी। और केवल 3%, लगभग 2.7% या 3% जो जल है वो कैसा है? हमारा फ्रेश वाटर या लवणीय जल या मीठा पानी। तो जो खारा पानी है 97%, वो तो अधिकतर जो है, अधिकतम जो है, वो समुद्रों के अंदर पाया जाता है। समुद्रों के अंदर हमारा जल कैसा होता है? लवणीय जल होता है। सबसे जल है उसकी अलग अलग मात्रा अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है। पहला तो इसका जो विभाजन हम करेंगे कि सबसे जल के अंदर वायुमंडल में 0.035% तो किसमें पाया जाएगा? वायुमंडल में है। 0.03% नदियों में पाया जाता है। 0.06% मृदा में जो नमी के रूप में रहता है, और 0.31% जो जल है वो झीलों के रूप में पाया जाता है। टोटल ये हो गया 0.425। हम 3% जल है उसके प्रतिशत की, 3% जल को 100% मान करके बात कर रहे हैं हम इसकी आपसे। फिर भूजल में 750 मीटर के ऊपर 11% जल पाया जाता है, यानी पृथ्वी तल के नीचे जो भूजल के रूप में जल मिलता है हमारे को, जो कुएं के रूप में हम निकालते हैं, नलकूपों के द्वारा हम निकालते हैं, तो ये जल जो है ये भूजल कहलाता है। और इस भूजल में 750 मीटर के ऊपर 11% लवणीय जल पाया जाता है। 750 मीटर से नीचे 14% लवणीय जल पाया जाता है। और 75% जो लवणीय जल है, मीठा जल है, वो हिमप्रत और हिमनदों के रूप में पहाड़ों पर और अंटार्कटिका, आर्कटिक महाद्वीप वगैरह में, महासागरों पर मिलता है। इस प्रकार से इस चार्ट को देखने से हमें पता चल रहा है कि संसार के अंदर वैसे तो हम कह रहे हैं कि हमारा लगभग 71% जो भाग वो जल से है, इसलिए हमारे पास जल की कोई कमी नहीं है। लेकिन वास्तव में जो जल हमारे लिए उपयोगी है
हमारे लिए उपयोगी है पेयजल के रूप में, या कृषि के लिए जो उपयोगी जल है वो तो कितना है, केवल केवल 3% है। और उस 3% जल में से भी 75% जो जल है वो हमारी पहुंच से दूर है। यानी कुल जल का केवल 3% मीठा पानी है, और 3% का भी केवल 25% जो जल है वो हमारे लिए उपलब्ध है, या जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। इस चार्ट को देखने से आपको जो जल की महत्ता है उसके बारे में आपको पता चल रहा होगा कि वास्तव में देखता है खूब जल है, इसलिए हम नल खुला छोड़ देते हैं, पानी बह रहा है तो बहने देते, सड़कें भी हम जल से साफ करते हैं। बड़ा ही जल का दुरुपयोग हम लोग करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि संसार के अंदर तो 70-71% तो जल ही है, हमें क्या कमी है जल की। लेकिन वास्तव में जब इस चार्ट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि संसार के 100% में से 3% जल मीठा है, 3% का भी 25% जो जल है केवल वो हमारे काम में आ रहा है या आने की संभावना है। तो इससे जो जल है उसका महत्व हमें बहुत अच्छी तरह से पता चल रहा है। पृथ्वी के ऊपर जल का 5% भाग जलीय चक्र में भाग लेता है। यानी पृथ्वी पर जो कुल उपलब्ध जल है उसका केवल 5% जो भाग, किसी बात भाग लेता है वाटर साइकिल में, जलीय चक्र के अंतर्गत भाग लेता है। बाकी का जलीय चक्र में कोई उपयोग नहीं है। तापमान जलीय चक्र में ऊर्जा का कार्य करता है। इस प्रकार धरातल पर स्थित विभिन्न जल स्रोतों, झील, तालाब, नदियां, पेड़ पौधों तथा समुद्रों में उपलब्ध जल का वाष्पीकरण होगा तथा यह जल वायुमंडल में प्रवेश करेगा। यानी तापमान के कारण जो विभिन्न स्थानों पर, पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर जल की उपलब्धता है, विभिन्न स्थानों मतलब झीलें हैं, तालाब है, नदियां हैं, पेड़ पौधों की वाष्पीकरण है, समुद्रों में उपलब्ध जल है, ये तापमान के कारण गर्म होगा, गर्म होकर के भाप में बदलेगा, और भाप में बदल करके ये जल नीचे से कहाँ पर प्रवेश कर जाएगा, वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगा। इसके पश्चात जैसे जैसे वायुमंडल में प्रवेश करके ऊपर उठेगा तो वहाँ तापमान कम होने के कारण इसका क्या हो जाएगा, इसका संघनन होगा। संघनन होने पर इसके छोटे छोटे जो बूंदे बड़ी बूंदों के रूप में वाष्पीकृत होकर के ये वर्षा जल पुनः कहाँ पर आ जाता है, धरातल पर आ जाता है। इस प्रकार से जल का जो चक्र पूरा होता है उसे जलीय चक्र कहते हैं। यानी समुद्रों से, विभिन्न खाड़ियों से, विभिन्न झीलों से, तालाबों से जो जल गर्म होकर के तापमान के कारण ऊपर उठेगा, ऊपर उठ करके तापमान में कमी होने पर इसका जो संघनन होगा, संघनन होने के कारण दोबारा से जल पृथ्वी पर आएगा। तो इस प्रकार इसका एक पूरा चक्कर पूरा हो जाएगा। इस चक्कर को क्या कहा गया है, जल चक्र या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा गया है। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में व्याप्त जल विभिन्न अवस्थाओं में अपनी भौगोलिक स्थिति बदलता रहता है। यानी जल जो होता है वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस भी होता है बर्फ, द्रव भी होता है पानी, और गैस के रूप में भी पाया जाता है वाष्प। यानी जल की तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, और तीनों अवस्थाओं में ये जल हमारे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल में मिलता है। और ये तीनों अवस्थाएं आपस में एक दूसरे के रूप में क्या होती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में क्या होती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। ये समुद्रों में वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता है, यानी समुद्रों से वाष्प के रूप में कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। वहां से वर्षा के रूप में क्या होता है, स्थल पर गिरता है। ये नदियां, भूमिगत जल तो हिमनदों के पिघलने आदि के द्वारा अंतर समुद्रों में पहुंचता है। ये जल का चक्र सदैव चलता रहता है। यानी ये जल चक्र क्या होता है, हमेशा चलता रहता है। यदि हम साधारण शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि महासागरों से वायु में, वायु से स्थल पर, स्थल से पुनः महासागरों की ओर जल का सतत संचरण ही जल चक्र कहलाता है। यानी सबसे पहले समुद्रों में जल पाया जाता है, समुद्र जल गर्म होकर के वायुमंडल में चला गया, वायुमंडल में ठंडा होकर के पानी के रूप में धरातल पे आ गया, और पहाड़ों पर बर्फ के रूप में गिरता है। जब बर्फ पिघलती है तो पुनः पिघल करके जल कहाँ पर आ जाता है, धरातल पर आ जाता है। और ये धरातल पर जो जल होता है वो नदियों के साथ ही बहकर कहाँ पर पहुंच जाता है, समुद्र में पहुंच जाता है। इस प्रकार से इस जल की एक पूरी चक्र जो है वो चलता रहता है। आप ये चित्र देख रहे हैं जलीय चक्र का। उस चित्र में देखिए, महासागरों से वाष्पीकरण के द्वारा जल वायुमंडल में जा रहा है, सूर्य विकिरण के द्वारा ये सारी गतिविधि कंट्रोल हो रही है। उसके ऊपर जाने के बाद में जल का संघनन होता है, संघनन होने के बाद में वर्षा के रूप में जल धरातल पर, पहाड़ों पर आता है। वहां से जो जल है बह करके कहाँ चला जाता है, समुद्र में आ जाता है। समुद्र वाष्पीकरण के अलावा नदियों और झीलों के वाष्पीकरण के द्वारा भी जल जो है वो वायुमंडल में पहुंचता है। मृदा से भी जो नमी होती है मृदा में, वो भी वाष्पीकरण के द्वारा कहाँ पर जाती है, वायुमंडल में पहुंचती है। और पेड़ पौधों में वाष्प उत्सर्जन के द्वारा भी जो जल है वो कहाँ पर पहुंचता है, वायुमंडल में पहुंचता है। यानी वायुमंडल में जल पहुंचने का समुद्र
समुद्र, खाड़ियों, झीलों से वाष्पीकरण के द्वारा, सागरों के वाष्पीकरण के द्वारा, मृदा में उपस्थित नमी के वाष्पीकरण के द्वारा और पौधों में उपस्थित जल के वाष्पोषण के द्वारा जल जो है वायुमंडल में पहुंचता है। वायुमंडल में संघनन के द्वारा वर्षा के रूप में पुनः ये धरातल पर आता है और धरातल के द्वारा कहाँ पर पहुंच जाता है? समुद्रों में पहुंच जाता है। इसमें आपको एक टेबल दिखाई गई है। इस टेबल को देखिए। इस टेबल में भी आपको बताया गया है कि अलग अलग महाद्वीपों में कौन कौन से महाद्वीप में वार्षिक वर्षा का क्या औसत क्या है, वाष्पीकरण का औसत क्या है और वार्षिक प्रवाह कितना है। तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो जलीय स्थिति वो किस प्रकार की है। धन्यवाद। इस जल चक्र के अंदर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जल चक्र की क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे।